फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे और कार्डियोइटिस हमने स्टार्ट किया था। तो पिछली वीडियो में हमने कार्डियोइटिस के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को देखा था और इसके एनाटॉमिकल पार्ट में हमने तना, पत्तियों आदि की भी बात की थी। आज की क्लास में हम कार्डियोइटिस को आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं जो अपना कार्डियोइटिस होता है उसको सामान्यतः जो एक वंश था वो अपना कुल कॉर्डिएटेसी का सदस्य था। तो इस कार्डियोइटिस वंश को आगे चलकर 3 उपवंशों में विभाजित किया गया था। किस में विभाजित किया गया था? 3 उपवंशों में विभाजित किया गया था, जिनमें पहला वंश था अपना यूकॉर्डेटस, दूसरा था अपना डोरिकॉर्डेटस, ठीक है, और तीसरा था अपना पोआ कॉर्डिएटस। तो इस प्रकार से 3 उपवंशों में इसको विभाजित किया गया था। जो यह 3 वंशों में इनको विभाजित किया गया है वो इनमें पत्तियों की संरचना के आधार पर, किसकी? पत्तियों की संरचना या पत्तियों के प्रकार के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पादपों में जो काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, वो कॉर्डियोइजाइलोन, मीसोसिजाइलोन और डेडोजाइलोन प्रकार की होती है, ठीक है। मीसोजाइलोन, डेडोजाइलोन और कॉर्डियोइजाइलोन प्रकार की होती है। जो मीसोजाइलोन प्रकार की काष्ठ होती है वह काष्ठ में क्या होता है, अपने मज्जा किरणें छोटी होती हैं, सामान्य प्रकार की होती हैं। डेडोजाइलोन काष्ठ में मज्जा किरणें बड़ी दिखाई देती हैं, सघन आदि दारू प्रकार की काष्ठ होती हैं। और इन डेडोजाइलोन प्रकार की काष्ठ को भारत में गौड़ा वन के क्षेत्रों से जीवाश्म रूप में प्राप्त किया गया था। उसके बाद में यह डेडोजाइलोन काष्ठ अपने अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पेरिस से भी प्राप्त की गई थी। पेरिस और दक्षिणी अमेरिका में इनकी उपस्थिति देखी गई थी, ठीक है। तो अपने वैज्ञानिक थे स्टॉक, उनके द्वारा इस डेडोजाइलोन काष्ठ को देखा गया था, ठीक है। तो काष्ठ में हम मीसोजाइलोन, डेडोजाइलोन प्रकार की इसमें काष्ठ पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कार्डियोइटेलिस में अपना जो जनन अंग होते हैं वो किस प्रकार से अपने व्यवस्थित होते हैं। क्या? जनन अंग। तो जनन अंगों की हम बात करते हैं। तो जब हमने कार्डियोइटेलिस के सामान्य लक्षणों को देखा तो देखा था जो इनका पादप होता है सामान्यतः एक लिंगाश्री पादप होता है। कौन सा होता है? एक लिंगाश्री पादप, मोनोसियस पादप होता है। और जो इन पादपों के जनन अंग के फलन होते हैं, फ्रूटिंग होती है, बेबी कैसी होती है अपनी? एक लिंगाश्री या एक लिंगी होती हैं, ठीक है। और इन पादपों में जो जनन अंग होता है वो पत्तियों के द्वारा ढका हुआ रहता है और शंकु रूप में होता है। कैसा होता है? पत्तियों के द्वारा ढका हुआ या शंकु रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। शंकु रूप में नर शंकु व मादा शंकु अपने उपस्थित होते हैं। नर शंकु होते हैं वह लघु बीजाणु पर्ण के द्वारा और मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्ण के द्वारा ढके हुए रहते हैं।
इन पर्णों के बीच में ही इन पादपों में इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम अपना व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना नर जनन अंग की बात करते हैं कि नर जनन अंग में हमें क्या क्या संरचना देखने को मिलती है। तो नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम देखें तो इन कॉर्डियोइटिस पादपों में जो नर जनन अंग था वह पत्तियों के द्वारा ढका हुआ था लघु बीजाणु पर्ण से। किससे? लघु बीजाणु पर्ण से उपस्थित था। और इन नर शंकुओं में केंद्र में एक अक्ष भी पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं द्वितीयक प्रोह। क्या नाम देते हैं हम उसको? द्वितीयक प्रोह है या सेकेंडरी शूट। क्या नाम देते हैं इसको? सेकेंडरी शूट। और यह सेकेंडरी शूट अपना शंकु के केंद्रीय भाग में उपस्थित होकर पादपों के जनन अंगों के फलन को या उपांगों को ग्रहण करे हुए रहता है। उपांगों को ये क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रो की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखें कि इन पादपों में जो नर जनन अंग होते हैं उनके आधारीय भागों पर सहपत्र पाए जाते हैं। क्या? बेस पार्ट पर अपने ब्रैक्ट या सहपत्र की उपस्थिति होती है। और यह सहपत्र आधारीय भागों पर तो स्ट्राइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्ट्राइल मतलब बंध प्रकृति के होते हैं, जनन करने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में शंकु के ऊपर का भाग और अलग अलग सहपत्रों के द्वारा भी ढका हुआ रहता है। तो अपना एपिकल जो पार्ट है उस पर ब्रैक्ट भी उपस्थित होते हैं जो कि अपने कैसे होंगे? जनन करने वाले होते हैं, रिप्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब जननक्षम होते हैं, जननशील होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें नर शंकु आधार भाग पर सहपत्रों से और ऊपर भी सहपत्रों से ढका हुआ रहता है। अब अपन बात करें जो इनमें नर जनन भाग होता है वह माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पत्रों से ढका हुआ होता है। तो लघु बीजाणु पर्ण की संख्या इनमें 1 से लेकर 6 तक पाई जाती है, उनके द्वारा ये ढका हुआ रहता है। और इन माइक्रोस्पोरोफिल के शीर्ष भाग पर एपिकल पार्ट पर या एपेक्स पर यह 1 से 9 तक की संख्या में अपने लघु बीजाणु धानियाँ या अपने पराग कोश या एंथर लगे हुए होते हैं। तो 1 से 9 तक की संख्या में अपने एंथर लगे हुए होते हैं जो कि नर जनन अंग का यह कार्य संपादित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने कॉर्डियोइटस के जनन अंगों को या शंकु को एक रूप वंश नाम दिया था और वह नाम है अपना कॉर्डेइथेंस। क्या है अपना? कॉर्डेइथेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें रूप वंश कॉर्डेइथेंस होता है। शंकु का नाम हमने इसको दिया था। तो नर जनन भाग अपना कॉर्डेइथेंस या शंकु के रूप में है। तो उसमें सामान्यतः हमें नर जनन अंग में 3 जातियां हमें देखने को मिलती हैं। कितनी? 3 जातियां या 3 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। अपना कॉर्डेइथेंस पेंजोनी, कॉर्डेइथेंस कॉनी
कौन सी नस और कॉर्डे एथेंस सर्पेटोनन्स, कौन कौन सी है अपने? कॉर्डे एथेंस पेंजोनी, कॉर्डे एथेंस सर्पेटोन्स और कॉर्डे एथेंस कॉन्सिसंस। कॉर्डे एथेंस पेंजोनी, कॉर्डे एथेंस सर्पेंटोनस, सर्पेंटोनस और कॉर्डे एथेंस कॉन्सिनस, कॉर्डे एथेंस कॉन्सिनस। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नर जातियां हमें इनमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब नर जनन अंगों में पराग कोश या एंथर उपस्थित होता है तो उसमें अपने लघु बीजाणु धानियाँ माइक्रोस्पोरेंजिया इनमें उपस्थित होती है और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा पोलेन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है या पराग कण का उत्पादन होता है। यह जो पराग कण होते हैं यह अपने बाह्य स्तर व आंतरिक स्तर दोनों के द्वारा आवर्तित होते हैं। इन दोनों स्तर में यह अपना एक्साइन और एंटाइन दोनों ही पाया जाता है। पराग कण पर 2 स्तर हैं, 2 स्तर का ये बना होता है। बाहरी स्तर या आउटर लेयरिंग अपनी कैसी होती है? एक्साइन। कौन सी है अपनी? एक्साइन। और इनर जो लेयरिंग है उसको बोलते हैं अपन एंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन व एंटाइन की इनमें उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। जो इनका एक्साइन होता है वो एक कड़ा मोटा चर्मीला भाग होता है जो कि इन पराग कणों को जीवाश्मीय अवस्था में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? एक्साइन पार्ट। यह कैसा है? अपना मोटा शर्मीला भाग होता है और यह अपने जब जीवाश्म का निर्माण हुआ होगा तो पराग कणों को नर युग्मक को अपने अंदर यह सुरक्षित रख पाता है। ठीक है, और इस बाहरी स्तर पर अपने छोटे छोटे एयर चैम्बर या वायु के प्रकोष्ठ भी हमें देखने को मिलते थे। क्या थे? अपने एयर चैम्बर हमें पाए जाते थे। अपना अंदर का जो स्तर होता है एंटाइन वह पतला भित्ति का बना हुआ था, थिन लेयरिंग थी, उस पर थिन लेयर का बना हुआ पाया जाता था। पराग कण की संरचना में हम देखें तो पराग कण में 3 से 5 तक संख्याओं में कुछ बीजाणु जनन कोशिकाएं मतलब जनन करने वाली कोशिकाएं उपस्थित थीं। तो हम पराग कण की संरचना को देखें तो यह पराग कण उसमें गोल होता है और यहाँ पर कुछ बीजाणु जनन कोशिका हैं जो कि 3 से लेकर 5 तक यह विभाजित होती हैं। इन बीजाणु जनन कोशिकाओं के अलावा जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोथैली सेल्स। क्या नाम देंगे हम उनको? प्रोथैली सेल्स। तो इसके चारों ओर से ये कवर रखती है और ये भी क्या होती है? विभाजित हो जाती है। इनमें भी सेल्स की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो यह पराग कण हमें
पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपनी बीजाणु जनन कोशिका और ये हैं अपनी प्रोथैलस सेल्स, प्रोथैलस कोशिका, ये हैं अपनी बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब उसके बाद में हम बात करें, जो नर जनन अंग में परागकण होता है वह अपना फर्टाइल होता है, जनन क्षम होता है, ये बाहर की ओर अपने परागकणों को निकालता है और मादा युग्मक तक यह पहुंचता है और यह जनन क्षम हो जाता है। यह पराग नलिका का विकास करता है, जिससे क्या होगा, अपना नर युग्मक अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने नर जनन अंग उपस्थित होते हैं। इनकी सामान्यतः हमें 3 जातियां देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मादा युग्मक की या स्त्री युग्मकोद्भिद की। मादा जनन अंग, मादा जो जनन अंग होता है या स्त्री युग्मकोद्भिद जो है वह अपना गुरु बीजाणु पर्ण मेगा स्पोरोफिल या अपना गुरु बीजाणु पर्ण के द्वारा यह ढका हुआ रहता है और स्त्री युग्मकोद्भिद 1 से 4 की संख्या में बीजांड में यह विभाजित होता है। 1 से 4 की संख्या में बीजांड की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। जो यह बीजांड होता है उस पर एक अध्यावरण पाया जाता है, मतलब जो इनमें बीजांड था वो कैसा था, रिजु प्रकार का बीजांड, ऑर्थोट्रोपस रिजु प्रकार बीजांड था, जिस पर क्या था, माइक्रोपाइल बाहर की ओर निकला होगा, बीजांड भागीय भाग, और उस पर एक ही प्रकार के अध्यावरण हमें देखने को मिलते थे। कभी कभी जो अपना मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण थी वह कैसी थी, शाखित अवस्था में भी हमें पाई जाती थी। तो गुरु बीजाणु पर्ण की शाखित अवस्था भी हमें देखने को मिलती थी। उसके बाद में जो बीजांड था वह अपना द्विपार्श्व सम्मिति भी रखता था। कैसा था, अपना द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति इसमें हमें देखने को मिलती थी। और जो बीजांड के ऊपर अध्यावरण था उसको बोलते थे अपन बीजांडावरण। क्या बोलते थे हम उसको, बीजांडावरण। तो बीजांड के ऊपर या ओव्यूल के ऊपर का परत या कवर भाग को अपन बीजांडावरण नाम देते थे। बीजांड के नीचे या अंदर की ओर अपना बीजांड काय भी पाया जाता था। क्या पाया जाता था, बीजांड काय। और यह जो बीजांड काय है वह बीजांड आवरण था, वह एक दूसरे से संयुक्त नहीं होता था। तो संयुक्त नहीं थे ये बीजांड आवरण, वह बीज आवरण संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते थे। तो इस प्रकार से अपना मादा युग्मक क्या है, स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास करता है, जिससे मादा युग्मक का निर्माण होगा और वह क्या है, जननक्षम होगा। अंड का निर्माण इनमें हो जाता है, नर युग्मक आकर उसको निषेचित करेगा, फिर उसके बाद में इन पादपों में सीड का या बीज का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। ठीक है, अगर इन पादपों में हम बीज की बात करें तो बीज पर इन पर 2 स्तर पाए जाते हैं। बीज का जो आकार होता है सामान्यतः हृदयाकार या हार्ट शेप का
इनमें बीज पाया जाता है। कैसा होगा? इसमें हृदय के आकार का या हार्ट शेप में बीज हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपना जो कॉर्डियोएटेलेसी कुल का जो पादप होता है वह हमारा पूरा होता है। अब उसके बाद में हम जो कि कॉर्डियोएटेलेस गण के 3 भागों में बांटा गया था कुलों में, तो पहला कुल हमने देख लिया था कॉर्डियोएटेसी। अब हम दूसरा कुल देखेंगे जिसका नाम है पोरोजाइलेसी। कौन सा देखेंगे हम? दूसरा कुल पोरोजाइलेसी। ठीक है, पोरोजाइलेसी जो कुल था वो भी अपना जीवाश्मीय कुल है और इस पोरोजाइलेसी कुल में केवल एक ही वंश बचा हुआ है जिसका नाम है पोरोजाइलॉन। क्या नाम है उसका? पोरोजाइलॉन। पोरोजाइलेसी कुल के जितने भी पादप थे वह अपने टेरिडोस्पर्मेलेस वह कौन और अपना टेरिडोस्पर्मेलेस और कॉर्डियोएटेलेस कुल से दोनों से ही क्या रखता था? समानता रखता था। मतलब दोनों के ही इसमें गुण पाए जाते थे। तो इस गुण के आधार पर रॉथवेल अपने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोरोजाइलेसी या पोरोजाइलॉन को क्या करा? टेरिडोस्पर्मेलिस के कैलिस्टोफाइसी कुल में इसको रख दिया गया। टेरिडोस्पर्मेलिस के जो गण था उसके किस में रखा था? इसको कैलिस्टोफाइसी में। कैलिस्टोफाइसी, तो कैलिस्टोफाइसी एक अपना कुल होता है, उसमें इनको रॉथवेल के द्वारा पोरोजाइलॉन या पोरोजाइलेसी को रखा गया था। जो अपने पोरोजाइलॉन पादप था, वंश था, उसमें क्या था? एक्सार्च कंडीशन पाई जाती थी तने में, मीजार्च प्रकार के इसमें जाइलम की स्थिति थी और उसके बाद में इनका जो पित्त था वो बहुत बड़ा पाया जाता था। पित्त प्रेजेंट जाइलम कैसा था? अपना एंडार्च कंडीशन में था और मेजार्च कंडीशन में इसमें देखने को मिलती थी। ठीक है, और इनमें क्या था? काष्ठ का भी निर्माण होता था, वुड फॉर्मेशन भी इनमें पाया जाता था। ठीक है, अब वो जो पोरोजाइलोसी या पोरोजाइलॉन वंश के पादप थे उनमें बीज का भी निर्माण होता था और उन बीजों को हम एक कूट वंश या कूट नाम भी देते थे जिसका नाम है रेवेडोस्पर्मम। बीज का नाम क्या देते थे हम? रेवेडोस्पर्मम। ठीक है, तो रेवेडोस्पर्मम इसके किसको कहा जाता था? बीज को रूप वंश के रूप में हम इसको देखते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो पोरोजाइलेसी जो तो हमारा दूसरा कुल होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम अपना तीसरा कुल एरिस्टोफाइसी, कौन सा है? अपना एरिस्टोफाइसी को देखते हैं। तो एरिस्टोफाइसी जो कुल है तीसरा, एरिस्टोफाइटेसी। तो एरिस्टोफाइसी कुल में क्या है? मुख्यतः इसको 3 वंशों में विभाजित किया गया था जिनमें अपना एरिस्टोफाइटॉन, एंडोजाइलॉन और अपना वाइलिंगिया था। कौन सा था? अपना वाइलिंगिया, एरिस्टोजाइलॉन और तीसरा था अपना कौन सा था? एंडोजाइलॉन।
तो एंडोजाइलोन। तो इस प्रकार से इनमें 3 वंशों को हमने नाम दिया था और ये तीनों ही वंश इसमें कास्ट के आधार पर, किस पर, कास्ट के आधार पर इनको नाम दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एरिस्टोफाइस्टीसी के जितने भी सदस्य थे, कुल थे, उनमें क्या था, अपना तने में एंडार्च कंडीशन पाई जाती थी। इनमें पित्त बड़ा था और पित्त में मेडुलरी रेस या मज्जा किरणें थी, वो बड़ी व विकसित प्रकार की पाई जाती थी और यह मेडुलरी रेस एक दूसरे को कवर करती थी, एक दूसरे को घेरे हुए रखती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्या था, पित्त बड़ा था, मेडुलरी रेस या मज्जा किरणें थी, वो डेवलप या विकसित प्रकार की हमें देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से हमारा कार्डियोइटैलिस पूरा होता है और उसके कुल भी हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा था। अब उसके बाद हम देखते हैं जो कार्डियोइटैलिस पादप है वो किस प्रकार से हमारा एफिनिटी शो करता है, मतलब बंधुता। कार्डियोइटैलिस की हम बंधुता को देखते हैं कि ये जो कार्डियोइटैलिस है इसमें अपना पोरोजाइलिस ये कुल है वो अपना टेरिडोस्पर्मेलिस से भी अपना क्या समानता रख रहा था, कॉनिफेरल्स तो ये है ही है, और साइकेडेलिस से भी ये एक समानता रखता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेरिडोस्पर्मेलिस से बंधुता। तो टेरिडोस्पर्मेलिस से बंधुता में हम देखते हैं कि इनकी संरचना में पित्त का आकार बड़ा था, एंडार्च कंडीशन थी, जाइलम की उपस्थिति पाई जाती थी और अपने जो पर्ण अनुपद थे, लीफ ट्रेस, वो भी बड़े बड़े पाए जाते थे। ठीक है, और हमने देखा कार्डियोइटिस के तने की संरचना में भी अपने लीफ ट्रेस प्रेजेंट होते हैं। तो टेरिडोस्पर्मेलिस में पित्त बड़ा, जाइलम की उपस्थिति इसमें देखी गई, लीफ ट्रेस या पर्ण अनुपद थे वह बड़े थे और इनके अलावा इन पादपों में स्टोमेटा की प्रकृति भी कैसी थी, आद्य प्रकार के पाए जाते थे। तो प्रीमिटिव टाइप ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की उपस्थिति कैसी थी, आद्य प्रकार के। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में स्टोमेटा के 2 प्रकार बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं टेरिडोस्पर्मेलिस से बंधुता को ये रखा है। उसके बाद में साइकेडेलिस से ये किस प्रकार से एफिनिटी शो करेगा कि साइकेडेलिस में क्या होता है, मध्य आदि दारू मिजार्ज कंडीशन मिलेगी जाइलम में, बीज में सामान्यतः आकार की होगी, बीजांड में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाएगी और बलकुट पित्त भाग में इसमें बटा हुआ होगा। तो कॉर्टेक्स पित्त में यह डिवाइड है और जाइलम में अपनी मेजार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अपना ओव्यूल जो होता है उसमें अपने द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। वह जो सीड होता है अपना सामान्य प्रकार का या नॉर्मल टाइप का सीड हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से साइकेडेलिस के ऑर्डर की विशेषताओं को भी ये कार्डियोइटैलिस ही रखता है। तो 2 से टेरिडोस्पर्मेलिस से और साइकेडेलिस से भी यह बंधुता या एफिनिटीज को दिखाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉनिफेरलिस से ये किस प्रकार से बंधुता को दिखाता है। तो कॉनिफेरलिस
तो कॉनिफेरल्स की हम बात करें तो इस प्रकार से इनमें क्या होगा कि वृक्ष का आकार बड़ा होता है, अपने द्वितीयक काष्ठ बहुत पाई जाती है, जो रंध्र होते हैं वे अपने बहुपंक्ति में या एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, गर्त में अंदर की ओर होते हैं। वृक्ष रूप में स्टोमेटा अपने कैसे होंगे, मल्टीसेरिएट्स मतलब बहुपंक्ति वाले, मल्टीसेरिएट टाइप, ठीक है, या यूनिसेरिएट टाइप में, और नीचे की ओर गर्त में धसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें यह संरचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो कॉर्डियोटेलेस गण है वो हमारा आज कंप्लीट होता है। और हम अगर अपने सिलेबस में देखें तो हमारी तीसरी यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। तीसरी यूनिट में हमने इनमें टेरिडोस्पर्मेलिस, बेनिटाइडेलिस और अपना कॉनिफेरोप्सिडा के कॉर्डियोटेलेस गण को देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब हम अपने जो आगे के जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, साइकस, फाइनस, एफेड्रा, गिंगो आदि को हम अध्ययन करेंगे और उनको देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से हमें समानता या संरचनाएं कैसे अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।